Hello, students. Welcome you back after a long weekend. और आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर की क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत क्वांटम संख्याओं के बारे में बताने जा रहे हैं। आपने क्वांटम संख्याएं वैसे तो 11th से ही पढ़ते आ रहे हो। आज इसके बारे में पता लगेगा कि ये कहाँ से जनरेट होती हैं, कहाँ इसका ओरिजिन है। एक्चुअली क्या है कि जब श्रोडिंगर तरंग समीकरण को हाइड्रोजन परमाणु के लिए हल किया जाता है तो 3 प्रकार के अंक प्राप्त होते हैं जिन्हें क्वांटम अंक कहते हैं। और ये अंक इस प्रकार से हैं। टोटल 4 क्वांटम नंबर होते हैं, लेकिन जैसे अभी मैंने रीड आउट किया कि व्हेन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज सॉल्व्ड फॉर हाइड्रोजन एटम देन we get 3 numbers which are called quantum numbers, and these quantum numbers are explained as follows. However, there are total 4 quantum numbers, but the 4th quantum number, which is the spin quantum number, is not derived from Schrödinger wave equation. चौथा जो क्वांटम अंक है वो श्रोडिंगर तरंग समीकरण को जब हाइड्रोजन के लिए सॉल्व करते हैं उससे प्राप्त नहीं होता है। केवल 3 ही होते हैं जिनके बारे में अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं। पहला है, फर्स्ट इज मुख्य क्वांटम अंक जिसे हम n से दर्शाते हैं, दैट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाई n। और ये क्वांटम अंक आपको क्या बताता है ये जानने की ज़रूरत है। किस तरह से डिराइव होता है ये जानने की ज़रूरत बिल्कुल आपको नहीं है अभी। इस क्वांटम अंक द्वारा इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा कक्ष का पता लगता है तथा इसके साथ ही इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी का भी पता लगता है। यह पाया गया है कि n घटने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती जाती है, या ये कि n बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। सो फर्स्ट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय n, एंड दिस क्वांटम नंबर इंडिकेट्स द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। हेयर इन केस ऑफ दिस श्रोडिंगर इक्वेशन इट इज हाइड्रोजन एटम। सो this number gives the energy of the electron. Besides this number gives the approximate distance of the electron from the nucleus, which is found in terms of the probability. It has been found that as the n increases, the energy of the electron also increases, and the expression is given by this equation. You can see this En का मतलब है nth शेल में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर m e की पावर 4 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। Here please note this the energy is in negative sign because potential energy is also associated with the electron, and so this is negative. M is the mass of the electron, E is the charge on the electron, Z is the number of proton in the nucleus. For hydrogen it will be 1. N is the shell number, which is 1, 2, 3, 4, and H is the Planck constant. This is the energy expression. अब आप देख सकते हो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी तो En का मतलब है वो घटता जाएगा, लेकिन नेगेटिव में घटेगा, और नेगेटिव में घटने का मतलब बढ़ना होता है। तो इस तरह से इसलिए हमने कहा था कि n बढ़ने पर ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। तो ये यहाँ पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने पर ये जो ऊर्जा की जो वैल्यू आई है वो बाई चांस वही एनर्जी है जो बोर ने क्लासिकल मैकेनिक्स को फॉलो करते हुए निकाली थी। ये बिल्कुल वही एक्सप्रेशन आ रहा है। ओनली थिंग इज़ दैट यहाँ n इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इन बोर मॉडल n वाज द शेल नंबर। ओके, जो सेकेंड क्वांटम नंबर जो मिलता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हाइड्रोजन के लिए सॉल्व करने पर वो है दिशांगी क्वांटम अंक, दैट इज़ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इसे बोलते हैं इंग्लिश में। इसको हम L से डिनोट करते हैं। ये क्वांटम अंक क्या बताता है? जैसे पहला क्वांटम अंक ऊर्जा के लिए और डिस्टेंस के लिए था, ये क्वांटम अंक इलेक्ट्रॉन के
कोणीय संवेग को दर्शाता है। सो दिस क्वांटम नंबर एल इंडिकेट्स द एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के तरफ चारों चक्कर काटता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग भी होता है, और उसकी वैल्यू म्यू से लिखी गई है, और अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच अपॉन 2 पाई बोर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट होती है। और यदि इसको एच अपॉन 2 पाई को बार बार नहीं लिखते हैं तो इसको इनफैक्ट एच अपॉन 2 पाई को एक यूनिट माना जाता है एंगुलर मोमेंटम की, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एल इंटू एल प्लस वन का अंडर द रूट, इतना यूनिट हो जाएगी। ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। दो तरह के एंगुलर मोमेंटम होते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ, एक स्पिन भी होता है और एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जो कि ये नाभिक के चारों तरफ चक्कर काटने की वजह से इसमें डेवलप होता है। अब जरा इस एल के बारे में देखिए। एल की वैल्यू जब इसको सॉल्व करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, वो n-1 तक हो सकती है, n-1 तक, और स्टार्टिंग फ्रॉम 0, दैट इज एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 अप टू n-1 होगी। अर्थात n यदि 4 है तो वो एल की वैल्यू 3 तक होगी, अर्थात 0, 1, 2, 3 ये कुछ भी हो सकती है। अब मैं आपको स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। एल बराबर 0 है तो ये एस सब शेल कहा जाएगा, एल बराबर 1 है तो पी शब शेल कहा जाता है, और एल बराबर 2 है तो डी शब शेल कहा जाता है, और एल बराबर 3 है तो वो इलेक्ट्रॉन की एफ शब शेल कही जाती है। आर यू गेटिंग दिस? ओके, सो I mean the value of L also indicates the subshell of the electron in which it is present for a particular shell। जैसे मैंने आपको बताया L बराबर 0 है तो S सब शेल, 1 है तो P सब शेल, D है तो L बराबर 2 है तो D सब शेल, इस तरह से। अब इसको और एक्सप्लेन करते हैं। यदि n बराबर 1 है, अर्थात यदि इलेक्ट्रॉन आपके फर्स्ट शेल में ही है, तो इसका मतलब है L बराबर 0 ही होगा उसके लिए, और इसका मतलब है फर्स्ट शेल में केवल और केवल S सब शेल होगी। n बराबर 2 सेकेंड शेल, यदि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द सेकेंड शेल देन L इज इक्वल टू उसके लिए 0 और 1 दो हो सकते हैं। बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। n बराबर 2 के लिए L बराबर केवल 1 को लिखते हैं, वो नहीं, L बराबर 1 तक हो सकती है, 0 से स्टार्ट होके 0 और 1 दो हो सकती हैं। इसका मतलब है सेकेंड शेल में S और P शब शेल होगी। n बराबर 3 के लिए L बराबर 0, 1 और 2 होगी, अर्थात n बराबर 3 में थर्ड शेल में 3 शब शेल हो सकती हैं, जिसके लिए L बराबर 0 अर्थात S सब शेल हो सकती है, L बराबर 1 अर्थात P शब शेल हो सकती है, और L बराबर 2 है तो D शब शेल भी हो सकती है n बराबर 3 के लिए थर्ड शेल में। और इसी तरह से यहाँ लिखा नहीं गया है n बराबर 4, यदि फोर्थ शब शेल है तो उसमें L की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर के 3 तक जा सकती हैं, 0, 1, 2 और 3, अर्थात उसमें जो शब शेल होंगी वो S सब शेल हो सकती है, P शब शेल हो सकती है, D सब शेल हो सकती है, और F सब शेल भी हो सकती है। तो इस तरह से शेल के अंदर शब शेल हैं, और शब शेल को हम L से पता लगती है। थर्ड जो क्वांटम नंबर है वो है चुंबकीय क्वांटम अंक, उसको m से लिखा जाता है, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय m। अब ये किसके लिए होता है ये भी जान लीजिए। इस क्वांटम अंक द्वारा इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण का पता लगता है। दिस क्वांटम नंबर डिनोट्स द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल जब एंगुलर मोमेंटम होता है तो एक चुंबक की तरह भी व्यवहार करता है। तो उसके जब चुंबक की तरह व्यवहार करेगा तो उसका चुंबकीय आघूर्ण अर्थात मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगा। एन इलेक्ट्रॉन व्हेन it is revolving around the nucleus behaves like a tiny magnet and it has some मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद इट, और उसी के लिए ये क्वांटम अंक है, मैग्नेटिक क्वांटम अंक जैसे बोलते हैं। अब m के अनुमत मान देख लीजिए, अलाउड वैल्यूज़ ऑफ m जो हैं वो +L से -L तक होंगी, अर्थात टोटल वैल्यूज़ 2L+1 हो जाएंगी। ये टोटल संख्या है 2L+1 +L से -L तक।
अर्थात इसकी जो m की वैल्यू है l के ऊपर डिपेंड करेगी। यदि अर्थात इसको एलोबरेट करते हैं, l बराबर 0 है तो ये s उपकोष में होता है, आपने पहले पढ़ लिया। s उपकोष का मतलब s सबशेल में होता है, तो उसके लिए m बराबर है केवल और केवल 0 होगा। प्लस 0 से माइनस 0 का मतलब है m बराबर है केवल 0। ओके, तो हाँ, यहाँ पे एक क्लियर कर देता हूँ, जितनी m की वैल्यू मिलेंगी उतने ही उस सबशेल में ऑर्बिटल की संख्या होगी। आई रिपीट, जितने भी m की वैल्यू मिलेंगी उतने ही उस सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिलेंगे। अर्थात जब हमने कहा l बराबर 0 अर्थात s सबशेल या उपकोष है और m हमने कहा केवल 0 है, इसका मतलब है कि m की केवल एक वैल्यू ही मिल रही है, जिसकी m की केवल एक ही वैल्यू है अर्थात m बराबर 0 वाली। और इसका अर्थ फर्दर ये होगा कि s सबशेल या s उपकोष में केवल एक ही ऑर्बिटल होगा जिसका m बराबर 0 होता है। अब आइए l बराबर 1 अर्थात p उपकोष के लिए लेते हैं। p उपकोष में m की वैल्यू +1, 0 और -1 अर्थात 3 वैल्यू हो सकती हैं, 3 वैल्यू हो सकती हैं, +1, 0 और -1। इसका अर्थ ये हुआ कि p उपकोष में कुल 3 ऑर्बिटल हो सकते हैं, 3 ऑर्बिटल हो सकते हैं जिनके जो m की वैल्यूज़ हैं वो +1, 0 और -1 हैं। और इसी तरह से l बराबर 2 अर्थात d उपकोष में m की वैल्यू +2, 1, 0, -1, -2 अर्थात कुल मिला के 5 वैल्यू m की दे रहे हो आप। इसका मतलब ये है कि d उपकोष में जिसके लिए l बराबर 2 होता है उसमें कुल मिला के 5 ऑर्बिटल होंगे। आप जानते हो उनको dxy, dyz, dzx, dx² - y² और dz² उनको बोला जाता है। इसी तरह से p ऑर्बिटल्स, p सबशेल में जो p ऑर्बिटल होते हैं जैसे मैंने बताया 3 होते हैं, px, py और pz से उसको बोला जाता है। सो ये इस तरह से ये 3 क्वांटम अंक तो इनको एक्सप्लेन कर दिया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, हाइड्रोजन को जब सॉल्व करते हैं। अब आप सोच रहे हैं चौथा क्वांटम नंबर भी तो होता है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो मैं आपको बता देता हूँ, स्पिन क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने से नहीं मिलता, वो डायरेक्ट आप बताते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन ना केवल नाभिक के चारों तरफ चक्कर काटता है, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स नॉट ओनली अराउंड द न्यूक्लियस बट इट ऑल्सो स्पिन्स अराउंड इट्स एक्सिस। तो वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर भी काटता है और अपने अक्ष पर भी चक्कर काटता है। तो वो उसकी 2 ही डायरेक्शन होती हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए स्पिन क्वांटम नंबर 2 ही होते हैं, +12 और -12। वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं मिलते हैं। सो दिस वाज अबाउट द क्वांटम नंबर्स। मैं आपको इनको एनालॉजी से वैसे समझाना चाहूँगा। n एक तरह से कुल मिला के देखा जाए तो 4 क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के एड्रेस होते हैं। जैसे एड्रेस के लिए 4 चीज़ें होती हैं, पहले व्यक्ति का नाम, फिर मकान नंबर, फिर लोकेलिटी और फिर शहर। 4 तरह की चीज़ें होती हैं। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की पूरी सिचुएशन बताने के लिए 4 पैरामीटर्स हैं। पहला तो है n, जो मैंने आपको बताया। इसको इस तरह समझ सकते हो, जैसे किसी भी व्यक्ति के को कोई पत्र पहुँचाना हो तो सबसे पहले सिटी देखा जाता है कि सिटी कौन सा है। इसी तरह से वहाँ भी n देखा जाएगा कि कौन से शेल में है, n बराबर 1 में है, 2 में है, 3 में है या 4 में है। तो ये तो एक तरह से सिटी हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए। l लोकेलिटी है कि मान लो चित्तौड़गढ़ में वो कौन से लोकेलिटी में जाना चाह रहा है लेटर, कि प्रताप नगर है या कुंभनगर। तो उस हिसाब से जो l जो उपकोष है वो लोकेलिटी के लिए है। n बराबर है 1 है, फर्स्ट सेल में केवल s लोकेलिटी है, सेकेंड सेल में s और p 2 लोकेलिटी हैं, थर्ड सेल में s, p और d 3 लोकेलिटी हैं, और फोर्थ सेल में s, p, d और f 4 लोकेलिटी हैं। ओके, तो हम लोकेलिटी तक आ गए, नगर तक आ गए। जो थर्ड क्वांटम नंबर है जो कि हमने m बताया था, वो एक तरह से मकाम नंबर है भाई। अर्थात हमने कहा n बराबर है 1 फर्स्ट सेल की s लोकेलिटी में केवल एक ही मकान है वहाँ पर, जिसका m बराबर है 0 है। उसी तरह से सेकंड सेल में जिसमें s और p 2 लोकेलिटी बताई थी, s लोकेलिटी में तो एक ही मकान है, लेकिन p लोकेलिटी थोड़ी बड़ी है, उसमें 3 मकान हैं, मकान नंबर हैं उनके +1, 0 और -1। इसी तरह से थर्ड सेल का मतलब है थर्ड शहर में चला गया हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, उसमें
तीन लोकेलिटी मिली हुई हैं उसको, एस, पी और डी। तो एस में तो केवल एक ही मकान है जिसके लिए m बराबर 0 है। पी में, पी लोकेलिटी में तीन मकान हैं जिनके मकान नंबर समझ लीजिए +1, 0 और -1 है। और डी लोकेलिटी में कुल 5 मकान हैं जिसके मकान नंबर्स +2, +1, 0, -1 और -2 हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जितने भी m की वैल्यूज़ होती हैं वो एक तरह से इलेक्ट्रॉन की मकान के नंबर्स हैं। अर्थात अब आपका डाकिया जो है, इलेक्ट्रॉन का डाकिया, मकान नंबर तो आ गया। अब मकान में भी व्यक्ति होते हैं, इंडिविजुअल, जिसके पास आपको लेटर पहुंचाना है, तो ठीक है, उसमें 2 व्यक्ति रह सकते हैं एक मकान में। मान लो आपने एल बराबर है +2 वाला ले लिया है, वो वाला मकान चूज़ कर लिया, उसमें 2 ही व्यक्ति हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, +½ वाला इलेक्ट्रॉन और -½ वाला इलेक्ट्रॉन। तो चौथा क्वांटम नंबर वही है कि पर्सन स्पेसिफिक जैसे होता है, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक हो गया कि +½ स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन या -½ स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन। तभी हम कह सकते हैं कि एक पिन पॉइंटेड इलेक्ट्रॉन तक हम पहुंच गए जिसके बारे में हमें जानकारी देनी थी कि n बराबर कितना, l बराबर कितना, m बराबर कितना और s कितना। सो दीज आर ऑल अबाउट क्वांटम नंबर्स। आज के लिए इतना।